आज हमारी टीम पहुंची है IBA कराची में। वोट को इज्जत दो का नारा लगा लगा के दिमाग पक गए हमारे, लेकिन ऐसा यू टर्न लिया आप लोगों ने वोट को इज्जत देने के हवाले से कि अब तो वो टर्न भी नजर नहीं आ रहा, वो इतना दूर हो चुका है। हमने यू टर्न तो नहीं लिया। 2024 का इलेक्शन जिस तरह आप लोगों ने जीता, जिस तरह के वोट लिए, वो वाकई वोट को इज्जत दी गई? धांधली हुई है केपी में। केपी में जी। अच्छा ठीक। क्या पीपल्स पार्टी और PMLN के इत्तेहाद से जमहूरियत मजबूत हुई है या वो तीसरी कुव्वत मजबूत हुई? आपको लाहौर ज्यादा डेवलप लगता है या कराची? मंसूर साहब, लाहौर इज मच बेटर प्लान। क्यों गिलगित बल्तिस्तान को जो है ना दीवार से लगाया जाता है? जो आपके मोहसिन नकवी साहब हैं, इन्होंने हमें कहा था अगर गिलगित बल्तिस्तान का कोई भी नौजवान PTI के किसी भी धरने में रोड पे निकलेगा, हम इसको दहशतगर्दी डिक्लेयर करेंगे। इसके जवाब मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। उस्मान बुज़दार के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऑफिशियल अपॉलॉजी नहीं करनी चाहिए? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आज नून लीग की हुकूमत है, निहाल हाशमी खुद किधर है? मैं इधर हूँ। Bilawal Bhutto is a graduate from Oxford. Mariam Bibi is a graduate of question mark and her first job was MCA. आज मुझे आप ये गारंटी करके कह सकते हैं, आप आज हम 2025 में बैठे, गारंटी करके कह सकते हैं कि शरीफ खानदान की जो तीसरी नस्ल है वो भी लीडर नहीं बनेगी? नहीं जवाब देना, चले आगे चलते हैं। टिकट आप दिलवा सकते हैं अपने बच्चे को, वोट नहीं दिलवा सकते अनलेस फॉर्म 47 का बंदोबस्त हो गया हो कहीं से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हमारी टीम पहुंची है IBA कराची में। नाज़रीन, आप जानते हैं हम खुसूसी प्रोग्राम्स के लिए अपने स्टूडेंट्स के पास, यंगस्टर्स के पास, यूथ के पास जाते हैं ताकि पता लग सके कि ये क्या सोच रहे हैं। आपने टेलीविज़न के ऊपर जो है आम तौर पे सियासतदानों की गुफ्तगू तो आप सुनते हैं, क्वेश्चंस हमारे होते हैं, लेकिन कई दफ़ा ये गिला आता है कि यूथ को मौका नहीं दिया जाता कि वो डायरेक्टली इन पॉलिटिशियन से क्वेश्चंस कर सकें। हमारे आज के हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि ये सियासी जमातें यू टर्न्स क्यों इतने लेती हैं। वैसे तो एक साहब के बारे में ज़्यादा कहा जाता है कि वो बहुत यू टर्न लेते हैं, लेकिन अगर हकीकत तौर पे देखा जाए तो सारी जमातें अपने अपने तौर पे यू टर्न लेती हैं। तो आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आखिर हमारी पॉलिटिक्स यहाँ तक क्यों पहुँच गई है कि इतने यू टर्न्स लेने पड़ते हैं। हमारे जो पैनलिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं उनसे उनका इंट्रोडक्शन मैं कराता हूँ। हमारे साथ हैं सीनियर सियासतदान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब। कराची के अंदर हम मौजूद हैं कराची के हुक्मरान, सिंध के हुक्मरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मीला फारूकी साहिबा, और यंग एंड टैलेंटेड और बड़ी तेजी से मशहूर हो रही हैं, फेमस हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेहर बानो कुरैशी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। निहाल हाशमी साहब, आप सबसे सीनियर हैं, सबसे पहले आपके ऊपर, आपकी जमात के ऊपर ये इल्ज़ाम है वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का नारा लगा के दिमाग पक गए हमारे, लेकिन ऐसा यू टर्न लिया आप लोगों ने वोट को इज्जत देने के हवाले से कि अब तो वो टर्न भी नज़र नहीं आ रहा, वो इतना दूर हो चुका है। ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा यूं कि मेरे साथ जो बैठी हैं इन्होंने भी वोट लिया है, तो हम और ये साथ हो गए। जिन जिन लोगों ने वोट लिया है और अपने निशस्त जीत के आए हैं उन सबको हमने इज्जत दी और वो सब आज पाकिस्तान के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ठीक, तो यानी आप समझते हैं ये यू टर्न हलाल यू टर्न है? हमने यू टर्न तो नहीं लिया। अच्छा। हमने कहा जो लोग जीत के आए हैं उन सबको साथ लेके हम पाकिस्तान की खिदमत पे आ चुके हैं। 2024 का इलेक्शन जिस तरह आप लोगों ने जीता, जिस तरह के वोट लिए, वो वाकई वोट को इज्जत दी गई? धांधली हुई है केपी में। केपी में जी। अच्छा ठीक ठीक, अच्छा सिर्फ केपी में हुई और कहीं नहीं हुई? वो तो शर्मिला बताएंगी सिंध के बारे में। चलिए शर्मिला साहबा के पास आ जाते हैं। शर्मिला साहबा, अब 90s के अंदर हमें बताया गया कि नवाज शरीफ साहब कितने करप्ट हैं, हमें बताया गया कि नून लीग से बुरी जमात कोई नहीं है, लेकिन एक मेजर टर्न आप लोगों ने ले लिया जब आप लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, और उस वक्त से लेके जो मोहतरमा आपके साथ बैठी हैं ये जमात आपको तंग करना शुरू हो गई कि जनाब आप दोनों का आपस में जो है वो इकट्ठ हो गया है, आपस में मुक्का जिसके एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। इतना बड़े यू टर्न का कोई नुकसान उठाना पड़ा आपको?
जी शुक्रिया मंसूर साहब एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स ओवर हियर। मंसूर साहब देखिए, हम आपस में बहुत लड़े, हमारे सियासी इख्तलाफात भी रहे, हमारे मंशूर भी मुख्तलिफ हैं, हमने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी भी की, हम बहुत सारे मरहलों से गुज़रे, नुकसान हमें ज़्यादा हुआ। हमारी लड़ाई में एक तीसरी क़ुव्वत आके फ़ायदा उठाती थी और आके हुकूमत पे बराजमान हो जाती थी। हमने अपनी गलतियों से सीखा, कुछ गलतियाँ इनसे हुई हैं, कुछ हमसे हुई हैं, और एक अच्छा सियासतदान और एक अच्छा इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और सुधार करके आगे चलता है। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक तवील हिस्ट्री है, हम एक सियासी हरीफ रहे हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। और आज भी हमारे तर्ज़ सियासत बड़ी मुख्तलिफ है, हमारे जो मंशूर हैं बड़े मुख्तलिफ हैं और हमारे टेम्परामेंट्स भी बड़े मुख्तलिफ हैं। लेकिन जब हमने ये देखा कि हम अब जब आपस में लड़ते थे और लिटरली एक दूसरे की टांग खींचते थे तो जमहूरियत को नुकसान पहुंचता था। शहीद बीबी बैठी, मियाँ साहब बैठे और ये फ़ैसला हुआ कि हमने एक दूसरे के साथ मफ़ाहमत के साथ चलना है। हम एक दूसरे की जमात में ज़म नहीं हुए, लेकिन हमने मफ़ाहमत के साथ चलना है। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टू डेट हैज़ बीन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मिसाक जमहूरियत। और उसके तहत जब हम आगे चले तो हमने बहुत सारी अपनी रंजिशें, शिकायतें, गिले शिकवे एक तरफ रखे और मुल्क की बेहतरी के लिए और जमहूरियत की बहाली के लिए हमने एक दूसरे का साथ दिया और आज तक दे रहे हैं। इसमें बहुत दफ़ा हमें पॉलिटिकली नुकसान पहुंचा क्योंकि बेसिकली हम इनके साथ बहुत सारी चीज़ों पे अलाइन नहीं कर पाते, हमारा एक तनाव रहता है। लेकिन जहाँ तक प्रिंसिपल्स की बात है, पीपल्स पार्टी प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। जैसे अभी हाल ही में आप देखें कि कनाल्स का मामला था, चोलिस्तान कनाल का मामला था, हमने ये भी कह दिया कि अगर ये कनाल बने तो हम हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। वी हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर प्रिंसिपल्स। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, अभी जो इंडिया की तरफ से एक जारहाना स्टैंड हुआ है कौमी सलामती पे, मुल्क की सॉवरेनिटी पे, वहाँ पर हम एक दूसरे के साथ हैं। देयर इज़, उसमें कोई सियासत नहीं है। मेहरबानो साहिबा, यू टर्न का लफ्ज़ तो आपने बहुत दफ़ा सुना, आपकी जमात के ऊपर बड़ी तनकीद होती रही। आप लोगों ने फ़ौज के हवाले से 3.5 साल जो हमें सिखाया, समझाया और कि फ़ौज के साथ ताल्लुकात ठीक करना कितना ज़रूरी होता है, आज ऐसा मेजर यू टर्न है आप लोगों की तरफ से कि अभी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो आप लोग अब हमें समझाते हैं, तो ये इतना बड़ा यू टर्न हज़म किस तरह होता है, ये बताइए। आई डोंट थिंक इट्स अबाउट अ यू टर्न। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का आज जो मौक़िफ़ है जमहूरियत को लेके पहले भी वही था। आज जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हमारा मंशूर है, जो हमारा नज़रिया है, हम तो उससे नहीं हटे। हाँ, शर्मिला बीबी ने ज़रूर कहा कि मिसाक जमहूरियत एक बहुत ही आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुआहदा जो दो जमातों के बीच में हुआ, मगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर इसको एक मुआहदे के तौर पे देखा जाए और एक लफ्ज़ी कार्रवाई के तौर पे कागज़ पे क्या लिखा है तो बहुत अच्छा लगता है, मगर उसके कितने पाबंद हैं ये जमातें जो उसका हिस्सा बनी हैं। क्योंकि उसमें सिर्फ ये नहीं था कि ये दो जमातें आपस में नहीं लड़ेंगी, उसमें था ये दो जमातें आपस में नहीं लड़ेंगी ताकि कोई तीसरी कुव्वत मजबूत ना हो, मगर इनको तो इकट्ठा लाई ही तीसरी कुव्वत आज। क्या आज आप यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल है। 60% आपका वोटर जो है, जो 60% आपकी आबादी जो है वो 30-35 की उम्र से नीचे है, 18 से 35। इनसे पूछ लीजिए कि क्या इन्हें लगता है कि इस वक्त जितने भी इदारे हैं वो अपनी आईनी हदूद में काम कर रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी और PMLN के इत्तेहाद से जमहूरियत मजबूत हुई है या वो तीसरी कुव्वत मजबूत हुई है? क्या ये इकट्ठे इसलिए आए हैं कि ये एक सियासी जमात को बाहर रख सके क्योंकि वो सियासी जमात बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई है, या ये इकट्ठे इसलिए आए हैं कि जमहूरियत को तकवीयत मिलती है? क्या 26वीं आईनी तरमीम जिसमें सारी जमहूरी जमातें जो हैं इकट्ठे होके उन्होंने 2/3 अक्सरियत से हमारे आइन की जो शक्ल है उसे बदला, हमारे आइन का जो उसका ढांचा है, उसकी जो रूह है उसको बदला? मुझे बताइए, क्या उससे आज आपकी अदलिया, इनसे मैं पूछना चाहती हूँ, इनकी नज़र में क्या आपकी अदलिया आज ज़्यादा आज़ाद है?
क्या आपकी अदलिया आज ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? क्या आपकी अदलिया आज आपको स्पीडी जस्टिस दे सक रही है या उसका उलट हुआ है? आप बताइए। ठीक ठीक, क्वेश्चंस लेते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन आइए। मेरा नाम रोहन है, मैं अभी CS प्रोग्राम में पढ़ रहा हूँ। तो सर, मेरा सवाल सर से होगा कि अभी जो इंडिया में अटैक हुआ है तो उसकी वजह से जो वाटर ट्रीटी थी वो इंडिया ने पहली बार 70 साल में सस्पेंड किए। इतनी बार मसले हुए पर कभी सस्पेंड नहीं। तो पाकिस्तान का इस पर क्या टेक होगा, क्या एक्शन होना चाहिए? रोहन, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत रिलेवेंट सवाल किया। ये जो सस्पेंड किया इंडिया ने सेंटास एग्रीमेंट, ये उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 561 में कि कोई भी फरीक आइदर साइड, इंडिया और पाकिस्तान, यूनिलैटरली एक तरफा सस्पेंड नहीं कर सकता। तो ये जो उनकी सस्पेंशन है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि जो बीच में गारंटर है दैट इज़ वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक के पास वो दस्तावेज़ात हैं, और अगर उसके बावजूद इंडिया रुख मोड़ेगा पानी का तो फिर हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। अभी पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है, हम सिक्योरिटी काउंसिल के भी इजलास बुला सकते हैं, हम इंटरनेशनल जो भी गारंटर्स हैं उनको हम इसको ऑन बोर्ड रखेंगे। ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये जो वक्फ बोर्ड पे पाबंदी लगाई थी नरेंद्र मोदी ने, उसने उसको शेडो करने के लिए ये वाक़या किया। इससे पहले भी उन्होंने इस तरह की चीज़ें की हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमर अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। हमारी आवाज़ तो ऐवानों में नहीं पहुंच सकती, लेकिन ऐवानों में जो बैठने वाले लोग हैं उन तक हम पहुंचा सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्यों ये 3 पार्टी जो सियासी हुक्मरान हैं जितने भी पाकिस्तान के, क्यों गिलगित बल्तिस्तान को जो है ना दीवार से लगाया जाता है? क्यों हमें जो है ना झूठे दिलासे दिए जाते हैं? जब बात आती है दरिया सिंध की, K2 की, नंगा पर्वत की, राका पोशी की, तो ये सब पाकिस्तान का है, लेकिन वहाँ के 23 लाख आवाम जो है ना पाकिस्तान के नहीं है। निहाल साहब, आपसे सवाल है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। जी, ये बहुत ही ठीक और टाइमली इनका सवाल है, करना भी चाहिए था। जब 1948 में हम UN गए थे कश्मीर के इशू पे, तो उस वक्त जो लीडरान थे उन्होंने GB को भी कश्मीर के साथ नत्थी कर दिया था। अब चूँकि वो एक इंटरनेशनल फोरम पे एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पे दिया गया है, तो इसलिए एक टेक्निकल सा नॉकआउट है। अदरवाइज़ GB के लोग और GB उतने ही पाकिस्तान का हिस्सा जितना कराची या सिंध है। मैं एक बात कह दूं, हमारे दौरे हुकूमत में जब हफीज़ुर रहमान साहब इक़्तिदार में आए तो उससे पहले GB रहने की जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा कत्ल व गारतगिरी था, और ये नौजवान इसकी तस्दीक करेगा कि हमारी हुकूमत 5 साल में एक कत्ल नहीं हुआ। ठीक जी। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ निहाल साहब, माजरत के साथ और बहुत ही अदब के साथ, गिलगित बल्तिस्तान वो हिस्सा है पाकिस्तान का कि जहाँ के लोगों ने अपना एक CM जो है मुंतखब किया, अपनी जमात मुंतखब की, और उनका साबिक CM खालिद खुर्शीद जो इस दफ़ा भी इलेक्शन जीता, रियासत पाकिस्तान ने क्या किया, एक बोगस केस के अंदर 35 साल उसे सज़ा दे दी। इस वक्त वो रूपोशी के आलम में है, वो बाहर नहीं आ सकता। तो रियासत पाकिस्तान अगर छोटे सूबों के साथ, उनकी नुमाइंदगी के साथ, उनके मुंतखब करदा लोगों के साथ इस तरह करेगा तो उनके दिल में जो एहसास महरूमी है वो कैसे दूर होएगी? ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निज़ार करीम है और मेरा भी ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। तो मैं आपसे ही मुखातिब हूँ सर कि आपने जो अभी कोट किया है यहाँ पे कि गिलगित बल्तिस्तान में आपकी हुकूमत से पहले बहुत कत्ल व गारत थी, तो आपको एक चीज़ करेक्ट करा दूँ कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वाहिद पुरअमन इलाका है जिसको आप जो है ना सॉफ्ट इमेज बना के पाकिस्तान को प्रमोट करते हो, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, आपको एक और चीज़ आपको करेक्ट करता जाऊँ कि आपके ही हुकूमत में जो आपके मोहसिन नकवी साहब हैं, इन्होंने हमें कहा था अगर गिलगित बल्तिस्तान का कोई भी नौजवान PTI के किसी भी धरने में रोड पे निकलेगा हम इसको दहशतगर्दी डिक्लेयर करेंगे। तो आप हमें ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इतने ही पाकिस्तानी हैं, तो आपकी इतना कंट्रोवर्सी क्यों है आपके बीच? थैंक यू। इसके जवाब मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। मैं उनको आपका पैगाम पहुंचा दूँ। ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा निहाल हाशमी से सवाल है कि हमने आपकी देखा था कि जब पनामा का फैसला आया था तो आपने एक वॉइस के तौर पे खड़े हुए थे PM9 की तरफ से कोर्ट के फैसलों के ख़िलाफ़।
अब आपने 26वीं तरमीम के बाद कोर्ट बिल्कुल ही अब उसके हाथ पांव काट दिए, तो मैं तो चाहता हूँ कि निहाल हाशमी जैसी फिगर खड़े और कोर्ट की आज़ादी के लिए बात करें, बजाय ये कि अपनी पार्टी पोजीशन लें। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। तो आपको क्या मैं फिर एक बार जेल में नज़र आना चाहता हूँ? आप देखना चाहते हैं साकिब निसार चाहिए आपको? अगर आपको साकिब निसार चाहिए एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, मैं आपको बता दूं, इससे पहले 2 चैम्बर्स के लोग एलिवेट हुआ करते थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पे। ये पहली बार हुआ है कि अवामी नुमाइंदे जो हैं वो आम लोगों के बच्चों को जो प्रैक्टिस करते हैं उन्हें अब जज बनाया जा रहा है। पहले सिलेक्टेड था, ख़ास लोगों के बच्चे, ख़ास बर्गर क्लास से बाहर कोई जज नहीं बनता था। ये आपने क्या किया? जजों के बच्चे और ख़ास चैम्बर्स हुआ करते थे। तो यहाँ पे सियासतदानों के बच्चे भी तो भुगत ही रहे हैं हम। 26 तरमीम में अगर आप देखें, एक बुनियादी 3-4 बहुत अहम चीज़ डाली गई है। उसमें मेरिट के साथ ये भी देखा गया है परफॉर्मेंस। उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को मौका दिया गया है कि वो कुछ चीज़ें अगर ऐसी हो तो उस पर गुफ्तगू पार्लियामेंट में की जा सकती है। अच्छा, वैसे मेरिट की आप बात करिए, आप तीनों जमातों के ऊपर, एंड मेहरबानो ऑब्वियसली दिस कम्स टू यू आल्सो। जब आप लोग टिकट्स देते हैं सियासतदानों के बच्चों को, मेहरबानो आपको भी मिली, उसका क्या मेरिट होता है? नहीं, हम सियासतदानों के बच्चों को नहीं देखते। अगर कोई सियासतदान का बच्चा, सुन लेना, अगर कोई सियासतदान का बच्चा मरियम नवाज हो, अच्छा, उसे टिकट हम जरूर देते हैं, जो पंजाब की तकदीर बदल देती है। ठीक है। अगर कोई सियासतदान का बच्चा ऐसा हो कि जो अपने शहर, अपने सूबों के लिए काम करे, अच्छा, तो इनमें से भी अगर कोई सियासतदान का बेटा है और परफॉर्मेंस पे वो काम कर रहा है, मैंने आपको मिसाल दिया, निहाल हाशमी ने अपनी जमात के लिए जेल काटी, निहाल हाशमी को खुद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज नून लीग की हुकूमत है, निहाल हाशमी खुद किधर है? मैं इधर हूं। बताएं, काश निहाल हाशमी भी किसी सियासतदान का बच्चा होता, आज होता तो आज मिनिस्टर होता शायद, या मुशीर होता, या मामले खसूसी होता। नहीं जवाब देना, चले आगे चलते हैं। शर्मिला साहबा, सेम क्वेश्चन फॉर यू, सेम क्वेश्चन फॉर यू। साहब, मैं इस बात से बड़ा इख्तलाफ करती हूँ। बताइए। देखिए, काबिलियत के ऊपर होता है। अगर एक डॉक्टर का बच्चा आगे डॉक्टर बनना चाहता है, और होता है, अगर फैमिली में 3-4 बच्चे हैं, बाप से या माँ से मुतासर होकर अगर डॉक्टर बनना चाहता है, तो क्या उस पर रुकावट है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, या प्रोफेसर का बच्चा आगे एजुकेशनिस्ट नहीं बन सकता, या इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता? इस पर तो किसी को एतराज़ नहीं होता। मुझे एतराज़ है। एक सेकंड, मुझे एतराज़ है, क्योंकि एग्जांपल मेरा ख्याल में सूट नहीं करती। नहीं, बिल्कुल सूट करता है। डॉक्टर का बच्चा पेशा बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए डॉक्टर बनता है। आप सियासतदान का बच्चा पैसे बनाने के लिए सियासतदान बनता है? देखिए, ये परसेप्शन क्रिएट करना गलत है, और ये परसेप्शन ही गलत है। वाई? अगर आपका बच्चा मेहनत करता है और उसके अंदर वो जिसे कहते हैं ना शौक है एक प्रोफेशन को फॉलो करने का, तो आप उसको क्यों रोकेंगे? आपका बेटा या बेटी कल अगर सहाफत में आना चाहे, तो हम ये कहें कि नहीं जी वो तो ये गलत बात है। नहीं, एक सेकेंड, वो ये गलत बात है कि जी वो सहाफ़ी हैं तो बच्चा नहीं सहाफ़ी बनना चाहिए। इसी तरह सियासतदान का बच्चा, अब अगर आप देखिए सदर जरदारी साहब के बच्चों में से 2 बच्चे सियासत में आए हैं, एक नहीं आना चाहती थी, वो नहीं आई। इसी तरीके से कुरैशी साहब के बच्चों में मेहरबानो और जैन अगर सियासत में आए, तो अगर उनमें काबिलियत है तो क्या वो नहीं आए? बच्चा, जरदारी खानदान का बच्चा, या इवन फॉर दैट मैटर, चले मेहरबानो या बैठिए, शामूद कुरैशी साहब का बच्चा, यू वुड, नहीं आऊंगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, यू विल एक्सेप्ट कि एक्चुअली क्योंकि उनके वालिदैन इस फील्ड में होते हैं, उनके लिए आसानियां इतनी हो जाती हैं। मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे बताइए, डू यू नो मरियम नवाज साहबा जो है, उनका पहला पोर्टफोलियो है, पहली दफा एमपी जी। एक सेकंड निहाल साहब, लेट मी रिप्लाई। मुझे निहाल हाशमी चाहिए, मुझे निहाल हाशमी चाहिए। मेरा सवाल ये है, मरियम नवाज पहली दफा बनती हैं एमपीए और ठग चीफ मिनिस्टर। वहां पे क्या नाम है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एमएनए बनते हैं, ठग फॉरेन मिनिस्टर। बताइए, ये मौका मिल सकता है किसी को? आपने जवाब देना है, मैंने जी।
देखिए I know you want to मंसूर respond. साहब, Let them answer. मंसूर Let साहब them answer. ये नहीं मंसूर साहब देखिए, अगर किसी में काबिलियत है और होती है, व्हाई नॉट, अगर किसी में काबिलियत है तो आप इसको क्यों रोकेंगे? अगर किसी का शौक है उसी प्रोफेशन में जाने का जो उसकी माँ या बाप का है, तो व्हाई वुड यू स्टॉप? अगर कल मेरा बेटा सियासत में आना चाहेगा तो मैं तो उसे नहीं रोकूंगी। व्हाई शुड आई? बिकॉज मैं सियासतदान हूँ तो मेरा बेटा नहीं आ सकता। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ डेफिनेटली थोड़ा एज होता है, बिकॉज माहौल घर में ऐसा होता है, पार्टी में बेहतर एफिलिएशन होती है, डेफिनेटली एज होता है। आप अगर डॉक्टर हैं और आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन के किसी अस्पताल के हेड हैं, यस आपके बच्चे को एज होगा कि ही विल प्रॉब्ली गेट अ बेटर जॉब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें काबिलियत नहीं है। इस तरह कभी एतराज़ मैंने नहीं सुना कि जी एक एक्टर का बच्चा एक्टर क्यों बन गया, एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर क्यों बन गया। हमेशा एतराज़ होता है जी मौरूसी सियासत, अगर सियासतदान है तो उसका बच्चा सियासतदान है। आप दोनों को मौरूसियत से शुरू। चले अब जरा मेहरबानी ऐसी साहब, बिकॉज़ मेरे सामने बैठी हैं, वो गुस्से से फट जाएंगी अगर जवाब नहीं दिया। के बारे में कह रहे थे सियासत में आप कहते हैं कि क्या आप जेल गए, क्या आपने जलसे जुलूस किए? तो मैं समझता हूँ कोयटा से लेके गिलगित और गिलगित से लेके स्कर्दू से लेके पेशावर तक मरियम नवाज हर जगह गई, जेल में भी रही, अवामी जद्दोजहद में भी साथ रही। और 2 फोरम होता है उसको सीएम बनाने का, एक पार्लियामेंट जो असेंबली है उसके 340 मेंबरान उसे हाथ उठा के अपना मैंडेट देते, दूसरा उसकी पार्टी। अगर दोनों फोरम में वाज़ेह तौर पे ये मैंडेट दिया जाता है तो फिर किसी इनमें से भी कोई अगर खड़ा हो कल सिंध का वजीर आला और उसकी हाउ जिससे कहे कि हाँ ये हमारा वजीर आला है, तो वजीर आला है। आप एक स्टेप भूल गए, जो इब्तदाई स्टेप है। एक सेकंड, एक जो सवाल है निहाल साहब, आज मुझे आप ये गारंटी करके कह सकते हैं, आप आज हम 2025 में बैठे, गारंटी करके कह सकते हैं कि शरीफ खानदान की जो तीसरी नस्ल है वो भी लीडर नहीं बनेगी? अगर बासलाहियत होगी तो आ जाएगी, अगर उसमें सलाहियत होगा जेल जा सकते वो इंशाल्लाह होगी, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जा सकते हो। कौम सर 2 पीढ़ियों तक आ रही है तो तीसरी में भी होगी इंशाल्लाह, हो जाएंगे। अब देखें इंडिया में चौथी नस्ल है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल। हमारे साथ भी यही होना है यानी। ठीक है मेहरबान साहब जी। अब एक मैं ही हूँ, मैं एक सियासतदान की बेटी हूँ और मैं सियासत में आई, तो मेरे ख्याल में इस पे सबसे ज़्यादा अगर किसी वेट के साथ कोई बात कर सकता है तो मैं कर सकती हूँ। देखिए टिकट आप दिलवा सकते हैं अपने बच्चे को, वोट नहीं दिलवा सकते अनलेस फॉर्म 47 का बंदोबस्त हो गया हो कहीं से। उसके लिए काबिलियत का होना ज़रूरी है, उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। देखिए वोट आपको, आपका जो कंस्टिट्यूएंट है, वोटर है, वो आपको मुफ्त में नहीं देता, वो आपसे काम लेता है, वो आपकी काबिलियत देखता है। तो अगर आप कामयाब होते हैं इलेक्शन में, वो आप अपनी मेहनत से होते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब इसमें एक डिस्टिंक्शन है, बात यह है कि टिकट लेके आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए या आपने एक इलेक्शन कंटेस्ट किया, आपके हल्के वालों को आप पसंद आए तो उन्होंने आपको वोट दिया। शायद पहले इलेक्शन में आपके वालदैन का जो एक उन्होंने भी अपना एक इज़्ज़त बनाई है, एक मेहनत की है, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरे इलेक्शन में नहीं मिलेगा, दूसरे इलेक्शन में वो आपकी कारकर्दगी देखेंगे। तो येस ऑफ कोर्स एक एडवांटेज है, एक लेग अप ज़रूर है। वो हर बंदे को जो अपने वालदैन के प्रोफेशन में जाएगा वो लेग अप मिलता है। लेकिन एक हल्के का कारकुन जिससे उस हल्के में काम करते हुए 10-10 साल हो चुके हों, उसे टिकट नहीं मिलेगा। Let me finish. I'll come to that too. मगर इसके अंदर डिस्टिंक्शन ये है कि सिर्फ क्योंकि अगर आपके वालदैन जो हैं वो सियासत में हैं या वो अपनी सियासी जमात के सरबराह हैं, तो क्या आपको ऑटोमेटिकली एक चांदी के प्लेटर के ऊपर आपको उस पार्टी की लीडरशिप मिलनी चाहिए? और डज दैट हैव टू बी अर्नड? वो 4 जलसे करके या 2 साल जलसे करके कुछ माह जेल जाके क्या वो आपको क्वालिफाई करता है? क्योंकि ऐसा तो फिर जमात में बहुत से लोग हैं जिन्होंने उससे ज़्यादा जलसे किए, 20-20 साल किए, बहुत ज़्यादा जेल काटी। जेल काटना, जलसे करना, सिर्फ तहरीक का हिस्सा होना आपको ऑटोमेटिकली हाई ऑफिस के लिए क्वालिफाई नहीं करते। उसके लिए आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी होनी चाहिए है, आपका कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए है, वर्क एक्सपीरियंस, जो अनफॉर्चुनेटली ना बिलावल भुट्टो साहब के पास है। यस, ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड, ही इज एन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट। तो देख लीजिए फिर उस्मान बुज़दार अच्छे रहे आपकी नजर में, उस्मान बुज़दार अच्छे रहे क्योंकि मरियम बीबी उस्मान बुज़दार के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक ऑफिशियल अपॉलॉजी नहीं करनी चाहिए कि ये चांद हमने आपको दिया? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
मैं क्योंकि जनूबी पंजाब से हूँ और उस्मान बुज़दार साहब भी जनूबी पंजाब से थे, मुझे तो बड़ा शिकवा है उनसे कि उन्होंने जनूब के लिए वो नहीं किया कि जो उनको करना चाहिए था। वो उस तरह के सीएम साबित नहीं हुए कि जिस तरह के हम हकदार थे। तो मेरा अपना शिकवा है। बट कमिंग बैक टू मरियम एंड बिलावल भुट्टो इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफर्ड. His first job was Member of Parliament. His second job was Foreign Minister of Pakistan. Maryam Bibi is a graduate of question mark and her first job was MPA and Chief Minister of Punjab. अब इसके अंदर पहला स्टेप भूल गए निहाल साहब। मेहरबान साहब, मौरूसियत ये नहीं हो सकता, हलाल मौरूसियत और हराम मौरूसियत नहीं हो सकती। बिल्कुल मौरूसियत अगर गलत है तो वो आपकी भी गलत है, वो उनकी भी गलत है, सबकी गलत है। नहीं, not true. I have earned, मैंने अपनी जमात में अपनी जगह खुद कायम की है। मेरे वालिद जेल में थे, मेरा भाई रूपोश था। जब मैं अकेले मैदान में आई, मैंने अपना इलेक्शन ना सिर्फ अपने भाई के हलके का उस मुश्किल वक्त में संभाला जहां पीछे पीछे पुलिस होती थी, आगे आगे हम होते थे, घरों पे रेड्स हुए, हमारे कागज़ रिजेक्ट हुए, हमारे निशान छीने गए, हमें पुलिस से धमकियां आती थी। तो मैंने अपनी मेहनत खुद की, मैं अपनी जमात की आवाज़ बनी जब जमात में हमारे कोई नहीं था। आगे लेट्स मूव ऑन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राव अब्दुल्ला है। तो मेरा सवाल निहाल साहब और शर्मिला साहिबा से, स्टार्टिंग में आपने बात की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और आप लोगों की कोalition गवर्नमेंट है, तो यू आर लाइक द फ्लैग बेयरर्स ऑफ डेमोक्रेसी राइट नाउ। तो मेरा ये सवाल है, 3 साल से आप लोग की हुकूमत है, तो जिस तरह मैंने देखा सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की PTI, उसको क्रश करने की कोशिश की गई है, लोगों की चादर चार दीवारी को पामाल किया गया है, आज़ादी सहाफ़त को क्रश होते हुए मैंने देखा है। तो इस सब में डेमोक्रेसी कहाँ गई? मेरा यही सवाल था कि क्या डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ये होता है? देखिए जी, बात ये है कि ये तो हुकूमत 1 साल हुआ है, 1 सवा साल हुआ है जो चल रही है। उससे पहले PDM की हुकूमत थी 1.5 साल की। बात ये है कि इवन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन डिक्टेटरशिप, और हमें सिस्टम में रह के सिस्टम की दुरुस्तगी करनी है। इट इज़ अ स्ट्रगल, इट इज़ अ स्ट्रगल इन द पार्लियामेंट, इट इज़ अ स्ट्रगल ऑन द स्ट्रीट्स, इट इज़ अ स्ट्रगल एवरीवेयर। हमने जो स्पेस दे दी है ना, वो स्पेस हमें लेनी है। माजी में जो हुकूमत रही वो किसी एम्पायर की उंगली पे बैठ के तो आ गई, लेकिन उससे बहुत नुकसान हुआ। हमें वो स्पेस वापस लेनी है, और वो जमात आज भी बात कहती है कि हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से, बट जबकि आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि आपने इस्टेब्लिशमेंट से बात करना है। सियासी जमातें सियासी जमातों से बात करती हैं, और हमने बारहा PTI को कहा, बल्कि मैं तो गवाह हूँ इस बात की क्योंकि मैं पार्लियामेंट के अंदर हूँ। मैंने खुद देखा है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को PTI को इन्वाइट करते हुए कि आप आएँ, हमारे साथ जुडिशल रिफॉर्म्स करें, आप हमारे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। 2018 में जब हम अपोजिशन में होते थे तो बिलावल भुट्टो साहब चिल्लाते थे कि हमारे पास फॉर्म 45 भी नहीं है, और PTI वाले हम पे हंसते थे। आज जब वो फॉर्म 45 की बात करें, और ये फॉर्म 45 भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इंट्रोड्यूस कराया था, ये उनके रिफॉर्म्स थे। आज जब वो फॉर्म 45 की बात करते हैं और हम फॉर्म 47 की बात करते हैं, तो ये जब तनाव आता है तो उस वक्त भी हमने PTI को दावत दी कि आए हमारे साथ बैठें और ये रिफॉर्म्स लेकर आएँ। ये आज आपको अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया है कि आप कुछ बेहतरी करें, ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शन में जीतने वाला जीत मना सके और हारने वाला विद ग्रेस अपनी हार एक्सेप्ट कर सके। लेकिन ये नहीं आए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज़ दी मोस्ट लेजिस्लेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे कानून साजी मजीद की ज़रूरत नहीं है, जो कवानीन बने हुए हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। 2017 इलेक्शन एक्ट जो चीज़ें कहती है, अगर उसके तहत इलेक्शंस होते, अगर उसके मातहत आरओज़ अपना किरदार अदा करते, तो आपके इलेक्शंस जो हैं, चाहे आप 18 के कह लें या 1990 के कह लें या उसके पहले बाद, जबकि 2017 के बाद जितने भी इलेक्शंस हुए, 18 के 24 के, अगर आप चाहते हैं कि वो शफाफ हों, वो बिल्कुल उसमें कोई सवालिया निशान ना हो, यू डोंट नीड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वी डोंट नीड जुडिशियल रिफॉर्म्स, वी नीड टू स्टैंड बाय द लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री एंड इम्प्लीमेंट द लॉज दैट एग्जिस्ट। एंड अगर हम वो इम्प्लीमेंटेशन कर लें, हमें और लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। सिंध का मैं आपको पहली बात बताऊँ, जब मैं पहली दफ़ा आया बाय रोड, तो जैसे ही आप मोटरवे से उतरे तो मैंने कहा यार मैं किधर आ गया। मैंने कहा मतलब वो
मेट्रो बस मुल्तान में भी चल रहा है और दर्जनों पुल भी बन चुके हैं। ठीक जी जी, गिलानी साहब ने पुल्तान बना दिया मुल्तान को, गटर की ज़रूरत थी, पुल पे पुल बना दिए, वो एक और मसला है। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं IBA कराची से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोइज़ मिर्ज़ा है, मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है। मेरा सवाल शर्मिला फरीकी साहिबा से है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जब मैं पंजाब से आता हूँ, चाहे मैं बाय एयर आऊँ चाहे बाय रोड आऊँ, तो मैं जब भी सिंध या कराची वाली साइड पे आता हूँ तो एक दिल उदास हो जाता है। वो ये बात नहीं है कि आप एक घर से आ रहे हो, वैसे ही कराची के हालात देख के, चाहे आप रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे आप सीवरेज के निज़ाम की बात करें, चाहे आप बिजली की बात करें, पंजाब में चाहे छोटे से छोटा शहर है, चाहे लाहौर है, चाहे जिसका मेरा ताल्लुक़ गुजरात से है, चाहे परवेज़ लाई आए हैं, चाहे शहबाज शरीफ आए हैं, चाहे मरियम नवाज़ है, या कुछ ना कुछ किया जाता है। आपकी सिंध में हुकूमत 17 साल रही है, तो आप बताएं कि आप सिंध को अब आगे क्या करना चाहते हैं? कि मतलब कुछ तो बंदा यही कहना चाहेगा, कुछ तो कर लें कि जब हम अगर आते हैं तो मतलब उदास तो ना हो। वो अच्छा, वो बेचारा इतना मासूम है, उसका ना हाथ कांप रहा था सवाल करते हुए। वो इतना बेचारा डरना नहीं है, कोई मसला नहीं। वो कह रहा है कि कुछ तो कर लें कि मुझे दुख ना हो जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। आखिरी का जुमला मैं नहीं सुन पाई जिसपे उन्होंने कहा आप कुछ तो कर लें, आप कुछ तो कर दें पीपल्स पार्टी के, मुझे दुख ना हो मैं पंजाब से कराची की तरफ आ जी। और बेचारा कांपते हुए सवाल कर रहा है। मेरा ख्याल है जी, मेरे भाई ने थोड़ी सी ज्यादती कर दी कि कुछ तो कर लें। ऐसी बात नहीं है। अगर आप आज कराची को देखें तो पहले की बनिस्बत बहुत बेहतर है। एक वक्त वो भी कराची से आप अगर एक वक्त वो भी था जब कराची में बोरी बंद लाशें मिलती थी। एक वक्त वो भी था जब हम शाम में टेलीविज़न देखते थे तो हमें एक नंबर मिलता था, आज 16, 13, 14 टारगेट किलिंग्स हुई हैं। वो भी वक्त होता था। एक वक्त वो भी था जब कराची में शाराएँ भी नहीं थी। एक वक्त वो भी था कि जब बारिश होती थी तो बिल्कुल कराची 4-4 दिन के लिए बंद हो जाता था। आज वो वक्त नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पंजाब भी पेरिस बन गया। हमने लाहौर की भी बारिशें देखी, मेरा ससुराल वहाँ है। मैं जब पिछले मानसून के सीज़न में लाहौर के अंदर थी तो लाहौर 2 दिन बंद रहा क्योंकि इतनी बारिशें हुई कि सारी सड़कें बंद हो गई। ये भी होता है, लेकिन ऑफ कोर्स कराची हमेशा फोकस में रहता है। शायद हमारी मीडिया मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है जितनी पंजाब वालों की है। अच्छा, वैसे शर्मिला साहब, आपने कहा ससुराल आपका लाहौर में है, आप एक अनबायस्ड ओपिनियन मेरे ख्याल में दे सकती हैं। आपको लाहौर ज़्यादा डेवलप लगता है या कराची? मुझे कराची हमेशा अच्छा लगता है और हमेशा से अच्छा लगता रहेगा। नहीं, अच्छा नहीं मैं कह रहा हूँ, अच्छा तो आपका ज़ाहिर बात है होम टाउन होगा। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा डेवलप क्या? मंसूर साहब, लाहौर इज़ मच बेटर प्लान्ड। कराची का तो मास्टर प्लान ही नहीं है ना। कराची इज़ वेरी अनप्लान्ड। और कराची और लाहौर को आप कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज कराची इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी और यहाँ की आबादी लाहौर की आबादी से बहुत ज़्यादा है। और आई एम सॉरी, मैं खुद अंदरून लाहौर भी जाके देखा ही हूँ। अच्छा, मैंने वहाँ पर भी जो कचरा देखा है, जो गंदगी देखी है। हाँ, कुछ अरसा पहले इतनी नहीं होती थी शहबाज शरीफ साहब के दौर में। उसके बाद जब बोजदार साहब का दौर आया तो अल्लाह की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही कि वाकई ख़राब हो गया था। और बाकी ये तो मतलब आई अप्रिशिएट मेहरबानों के ये खुद अपने वजीर आला को कह रही है कि जी उस काबिल नहीं थे, वो छोड़ गया, तो जनूब के लिए कुछ नहीं कर सके तो सेंट्रल के लिए क्या करते। लेकिन बात ये है कि यस, बेहतरी आ रही है। पंजाब इज अ ह्यूज। लेट हिम आंसर दिस। एक बेटा खड़े हो, कांपना नहीं। अच्छा ये बताओ, आपने कहा आपका ताल्लुक पंजाब से, ये बताओ कि आपको पंजाब की डेवलपमेंट आप उसको 10 में से कितने मार्क्स दोगे? देखिए, अगर लाहौर की बात की जाए वो तो आप कह लाहौर से आगे भी निकलो ना। मैं आपको बताता हूँ, मेरा ताल्लुक गुजरात से है। चाहे उधर परवेज लाई आए हैं, उन्होंने काम किया है। चाहे उनके मतलब वो भी, उनके बेटे भी आए हैं, उन्होंने भी, चाहे वो उन पे आप जितने भी इल्ज़ाम लगाए, मगर उन्होंने गुजरात की आवाम के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है। चाहे उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है, उन्होंने यूनिवर्सिटी दिया है और सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। गुजरात में तो करेंगे ना। मैं चाहे गुजरावाला की बात, सिंध का बताएं। सिंध का मैं आपको पहली बात बताऊँ, जब मैं पहली दफ़ा आया बाई रोड, तो जैसे ही आप मोटरवे से उतरे तो मैंने कहा यार मैं किधर आ गया। मैंने कहा मतलब वो
ये बताएं, पता मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सफ़र करते हैं, जैसे मैं गुजरात से लाहौर जाता हूँ बाई रोड, हमें मार्केट नजर आती है, मतलब हमें नजर आता है कि मंसूर, इसका मैं आपको प्लीज मोटरवे का मुझे जवाब देने दें। इस मोटरवे, ये मोटरवे से उतरे हैं अभी, नहीं, एक सेकंड, आई नो व्हाट, नो आगे तो बताने दें उन्हें। आई नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। और ये तकलीफ हमें भी है, इसलिए तकलीफ है क्योंकि ये जो मोटरवे है फ्रॉम हैदराबाद टू सक्खर, ये वफाक ने बनानी और वफाक हमें पैसे आज भी एक सेकंड प्लीज लेट मी। ये जो M6 मिसिंग लिंक है, दिस इज कॉल्ड M6, ये कराची से शुरू होकर पेशावर तक जाता है। इसमें जो बीच का जो लिंक है ना हैदराबाद टू सक्खर, वो नहीं बन पा रहा है। जब एक्निक में हम बैठे तो जी लाहौर से बहावल नगर का जो है वो मंसूबा हो गया, वो अप्रूव हो गया, उसकी फंडिंग भी आ गई, लेकिन जो हैदराबाद से सक्खर थी उसकी फंडिंग नहीं आई। और हमने यही कहा कि ये जो मंसूबा है ये इंटर प्रोविंशियल है, ये कराची से पेशावर को लिंक कर रहा है, ये M6 है, इसको बनाएं। और जिसमें हमारा इस वक्त भी PML की गवर्नमेंट से झगड़ा चल रहा है। जी मंसूर, इसमें मैं ऐड कह सकती हूँ कि हमने 3 साल पहले पैसा दे दिया था, 4 साल पहले। नहीं मुझे पैसा नहीं दिया था आपने। जमीन खरीदते हुए DC मिठियारी, ये सबको मालूम है, 4 अरब रुपया लेके खा गए। मटियारी तो आता ही नहीं, खा गए, जमीन के पैसे खा गए। DC साहब हाला और मिठियारी के इलाके में पीपल्स पार्टी मैं तो DC साहब का नाम ले रहा हूँ। तो DC किसने लगाया? एक सेकंड मंसूर साहब, एक सेकंड, निहाल साहब, आप कोई और बात कर रहे हैं। दिस इज नथिंग टू डू विद M6, दिस इज नथिंग टू डू विद द मोटरवे। जमीन के पैसे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट उन दोनों डिस्ट्रिक्ट में आप साफ हुकूमत है। मंसूर साहब, मैं इनके बीच में एक सेकंड मंसूर साहब प्लीज, ये मेरे सूबे से ताल्लुक है, मुझे उसका जवाब दें। आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, इसलिए गलत बयानी कर रहे हैं क्योंकि इस मंसूबे के पैसे कभी आए नहीं। 2022 के अंदर इसको तो वो जो 2 DC भागे वो कौन से पैसे लेके भागे? एक सेकंड, 4 अरब का नहीं पता नहीं था। एक सेकंड, आप कह रहे हैं दे दिए, वो कह रहे हैं मिले ही नहीं। एक तो मंसूर साहब, मेरा ख्याल है निहाल हाशमी साहब सियासत से थोड़े दूर हो गए तो इनको अपडेट नॉलेज नहीं है। मैं बताती हूँ, बात ये है कि ये मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गया था, लेकिन वो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली कंपनी थी वो भाग गई, वो चली गई क्योंकि वो नहीं फिजिबिलिटी नहीं कर सकी चीजें। हो गया यार, आप गलत बात क्यों कर रहे हैं ना भाई, ये रेटोरिक ना करें ना, ये रेटोरिक ना करें प्लीज निहाल साहब, इसे सीरियस मैटर। इसको समराइज देखिए, बात ये है उसके बाद जब से लेके अब तक हम फेडरल गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप प्लीज हमें पैसे दे दें। ये बनाएगी NHA, ये सिंध गवर्नमेंट की जेब में नहीं आएगा पैसा, NHA बनाएगी, हमारा काम नहीं है। इसलिए हमने कहा नहीं, आप मुझे आप पता नहीं कहाँ मटियारी पहुंच गए, आप गलत बात कर रहे हैं। DC और वो फिर कॉन्ट्रैक्ट, इट हैज नो लिंक टू M6 यार, इट हैज नो लिंक। चले आगे बढ़ते हुए एक सेकंड मंसूर साहब, चीज शर्मिला आज भी हम बात कर रहे हैं कि आप अगर लाहौर से बहावल नगर का मोटरवे मंजूर कर रहे हैं तो पहले आप M6 तो बना दें, हैदराबाद टू सक्खर, इस पे हमारा झगड़ा चल रहा है। अग्रीड, ये बिल्कुल एक इनकी दुरुस्त बात है। असल में मसला ये है कि PMLN एक वो शरीफ ख़ानदान पे शुरू और ख़त्म होती है, तो वहाँ पे एक तख्ते लाहौर है जिसके कैदी सिंध वाले भी हैं और हम जनूबी पंजाब के लोग भी हैं। अब जितनी डेवलपमेंट हुई है पंजाब के अंदर भी नॉर्थ और सेंट्रल में हुई है, नॉर्थ में भी हुई है, सेंट्रल में भी हुई है। आप जनूबी पंजाब आएँ, वहाँ पर आपको वो इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं नजर आती। सिंध की मुल्तान में भी चल रहा है और दर्जनों पुल भी बन चुके हैं। जी गिलानी साहब ने पुल्तान बना दिया, मुल्तान को गटर की जरूरत थी, पुल पे पुल बना दिए, वो एक और मसला है। बात सिर्फ ये है कि अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी ने भी कराची को ओन नहीं किया जिस तरह PMLN ने लाहौर को ओन किया। उन्होंने लाहौर शहर तो बना दिया, इसलिए बाकी पंजाब की बात नहीं होती है, बाकी पंजाब की बात नहीं होती। आपने पूरे सूबे का फंड जो है एक शहर में लगा दिया सर, इसमें शुक्रिया मत अदा करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवेरिया है, आई एम माई फाइनल ईयर राइट नाउ। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी भी मैंने देखा एंड हमेशा से देखती आ रही हूँ कि ऑल्दो यू गाइज हैव सेड कि आप लोगों ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया हुआ है एंड यू गाइज आर वर्किंग टुगेदर, मगर हमेशा से फेडरल के बीच में और स्पेशली सिंध के बीच में क्योंकि इतने सालों से पीपल्स पार्टी हैज़ सो मच
say into Sindh की government, right? हमेशा से एक sense of disconnect रहा है, whether it's related to funds, whether it's related to the youth, whether it's related to anything whatsoever. There has always been some sort of disconnect with Punjab, with federal and with Sindh. So what is supposed to be done? उसके लिए क्या plans है? उसके लिए क्या कैसे ये चीज़ sort हो सकती है? I so agree to this because I think हमेशा से हमारा, क्योंकि फितरी तौर पे तो हमें साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन हम साथ इसलिए होते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी रहे और इस मुल्क में डिक्टेटरशिप दोबारा ना आए। अगेन सिंध एक छोटा सूबा है, सिंध को अपने वसाइल के लिए, अपने खैरात के लिए, अपने फ़ंड्स के लिए लड़ना पड़ता है वफाक से। मैं अभी जब मोटरवे की बात कर रही थी, हैदराबाद सक्खर मोटरवे की बात कर रही थी, तो मैं आपको ये बताऊँ कि एक्निक के अंदर जब हमारे नुमाइंदे बैठे तो वी वर अपॉल्ड एंड वी वर, मतलब हमें दुख हुआ कि NHA के जो प्रोजेक्ट्स थे 106 में से, उसमें से 33 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पंजाब को दिए गए और सिर्फ 6 जो हैं वो सिंध को दिए गए। तो ये इम्तियाजी सलूक होता है, उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं। इसलिए हम ये कह रहे थे कि हमारा ये प्रोजेक्ट इंक्लूड किया जाए। जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो हम इंक्लूड करवाने की कोशिश करते हैं, लड़ते हैं और कामयाब भी होते हैं। नहीं हुआ है, अरे मुझे पता है मेरे भाई, नहीं हुआ है। बड़ी कोलिशन बड़ी जबरदस्त है आप दोनों की, के लिए भी किया है, ये मानना पड़ेगा, बस के लिए भी किया है। नहीं हम करते हैं। देखिए आपका 26 अमेंडमेंट, हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट फाइनेंशियली ऑटोनोमस होती है, उसके अपने वसाइल हैं। उसके बावजूद अगर जो भी इनकी हुकूमत हो फेडरल में या हमारी, उसके बावजूद वो आती है और देयर आर प्रोजेक्ट्स जो इस नौयत के होते हैं, दे आर फेडरल फंडेड, वो फेडरल PSDP के अंदर आते हैं, वो सूबा नहीं अफोर्ड कर सकता। आप दोनों की इस बहस में ना मेहरबानो कुरैशी साहब एंजॉय किए जा रही है सारी। सब आप थोड़ी शर्म कर लें और शर्म आप लोग करें। शर्म तो आप लोगों को करना चाहिए कि आपने पाकिस्तान को इस मुकाम पे पहुंचा दिया। इस डिस्कशन के बाद इतना तो आइडिया हो गया कि आप हमारे आइडियल नहीं हो सकते कम से कम। लेकिन खान साहब की बात करें तो सर वो कहते रहे हैं कि जी मैं दहशतगर्दों से बात कर लूँगा लेकिन मैं इन दूसरी जमहूरी जमातों से बात नहीं करूँगा। आप अपना जब तक एटीट्यूड नहीं बदलेंगे ये लड़ाइयाँ इसी तरह जारी रहेंगी। साथ देने की जहाँ तक बात है, साथ तो आपका ऐसे ऐसे लोग छोड़ रहे हैं कि आपके बगल में जो साथ बैठे हैं वो भी साथ छोड़ गए आपका। वो जी अपने अपने मफादात के लिए आए थे, उनको अपने मफादात के लिए अलग हो गए। आज जवाब बनता है जी, शर्म आनी चाहिए। खान के नाम पे वोट लेने वाले आज नून के बगल में बैठे। प्लीज जरा आप तमीज के दायरे में रहिए। आज आप ही फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करने के लिए बेचैन हैं। कौन से मफादात, कौन से सुरखाब के पर आप लोगों ने मेरे सर पे रखे? कोई आपको जानता नहीं था। आपको कौन जानता था? मरवत साहब अभी आपने कहा कि सारे एस्टैब्लिशमेंट से मुकमुका करके आते हैं, तो 2018 में खान साहब भी मुकमुका करके आए थे। हाँ बड़ा अच्छा, ये जरा ये सवाल का जवाब मोहतरमा कर दे। यानी आपके लीड आपकी गवर्नमेंट 1971 जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए थे तब से सिंध में काम करी है, तो मतलब आपको और कितना टाइम चाहिए सही चीज़ें करने के लिए? आप लोग को ये लगता है कि आप अपने वोटर्स को एजुकेट कर देंगे तो वो क्या नाम है एक बिरयानी की जगह वो वोट नहीं देंगे फिर आपको? 80 साल बाद अगर हम इस चीज़ पे खुश हो रहे हैं कि लाइट आ रही है, गैस है, पानी है, तो इस मुल्क का क्या फ्यूचर है? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। थैंक यू।